मेरा देवर अंधा था मगर पति का चहीता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती, कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनती। वे भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने गई तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर में शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे सहन में बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सरसही सी नज़र मेरी उस पर पड़ी थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि वे लगातार मुझे ही क्यों देखे जा रहा था। इस वक्त वे 17 साल का था, अच्छा प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाई खिलाती रहीं, लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया, ना मुझे कोई बात की। बस सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मैंने उसे खुद को देखते हुए पाया। मेरे दिल में ये सोचा कि बहुत ही बेशर्म लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, इसे ज़रा शर्म नहीं, ये कैसे सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहा है। अब मैं माथे पर बल डाले उसे घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसकी यूँ मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्म ख़त्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। इस पर अमन भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास सी बैठी थी। वे मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यूँ उदास देखकर कहने लगा, क्या बात है पायल? फिर वे समझे कि शायद वे काफ़ी देर से कमरे में आया है, इसीलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ऐसे मौक़ों पर दोस्तों की मजाक आसमान पर होती है। बहरहाल फिर अमन की तारीफ़ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया था। मैंने देवर की बात को अपने पति के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचने आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी है। मेरा पति अमन का एक ही भाई था। समीर माँ बाप ना होते उस वक्त घर में मेरे पति और मेरा देवर समीर था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अमन कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाज़ार से ही लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसीलिए आज के मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी है, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से ही जानती थी, इसीलिए मैंने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं इसके सामने बैठ गई। उसने मुझसे बात की, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब अमन टेबल के पास आया तो मैं बजाय समीर के पास बैठने के उसकी प्लेट में चने डाले और रोटी तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी और इससे ज़्यादा हैरत मुझे ये हुई कि समीर अब भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। इसे तो अपने भाई का भी लिहाज ना था और गुस्सा मुझे अमन पर भी आने लगा कि वे तो इसे रोक सकते थे, और फिर ये भी मुझे अजीब लग रहा था कि अमन इसे खुद क्यों खाना खिला रहे हैं। वे 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, अमन, समीर खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वे कहने लगे, पायल, समीर अंधा है, देख नहीं सकता है। ये सुना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से इसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। इसकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि इसकी आंखों में ये कमी थी कि वे देख नहीं सकता था, और कल से मैंने जाने दिल में इसे कितना बुरा भला कह चुकी थी। अमन के चेहरे पर उदासी थी। अमन कहने लगा,
कि समीर बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अमन कहने लगा, इसके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर के समीर अंधा है। समीर देखने में कितना खूबसूरत और हसीन था। क्या ही कोई और होता, काश ये देख भी सकता। मेरी बात पर समीर की आंखों से आंसू झलकते थे। कहने लगा, भाभी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखिए मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं इसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में समीर के लिए नफ़रत के जज्बात थे, वे अब हमदर्दी के बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब अमन ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वे अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि समीर को खाना भी तुम अपने हाथ से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े, ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा आया था। मैंने कहा, अमन ये गलत बात है, सही नहीं है। मैं कैसे इसे कपड़े बदलवा सकती हूँ। कहने लगे कि इसे छोटे भाइयों की तरह समझो, इसे प्यार दो। अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं, बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। ये कहकर वे चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अभी ये सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं, जब मुझे समीर के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वे भाभी भाभी पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वो पैंट और बनियाइन पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी ये शर्ट मुझे पकड़ा देना, जाने भाई ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ है। उसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वे शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन वे आड़े टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूर मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे बटन बंद करके दे देती हूँ। मैंने उसकी शर्ट के बटन बंद किया तो वे खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो भाभी। मैंने ड्रेसिंग के कंघा लिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, दो तो। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ाया था। ये सोच रही थी कि वे क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया था। कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसीलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती हैं। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हो गया और बाप भी 2 साल पहले ही मर गए। जब तक मेरे बाबा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी अमन भाई पर आ गई और शादी के बाद आपने भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वे बड़ा उदास सा होकर ये सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वे मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे देवर समीर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वे मुझसे बहुत ज़्यादा घुले मिजाज का होने लगा था। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता, भाभी मुझे शर्ट पहना दो, मुझे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता कि तौलिया से मेरे बाल साफ कर दीजिए। ये काम तो वे खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा था कि बस एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो इस समीर की वजह से घन चक्कर सी बनकर रह गई थी।
कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वे भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं भागी दौड़ी उसके कमरे में जाती तो हंसने लगता, हाथ में मोबाइल पकड़ा होता। कहने लगता, मेरे साथ बैठकर ये गाना तो सुनो ज़रा, कितना अच्छा है। वे देख तो नहीं सकता था लेकिन सुन सकता था, इसीलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना उसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे ये बताओ कि मैं बर्तन धोऊं या खाना बनाऊं, या फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर ये गाने और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वे मेरी बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा, मेरे पास बैठो और मेरे साथ ये गाना सुनो, आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़ो काम को, काम भी कभी ख़त्म हुए हैं। मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे। वे हंसने लगा, कहने लगा, आपका सिर खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जब तुमने मुझे आवाज़ दी समझना, बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो, मुझे कभी खाना बनाना है। अमन मुझे बिरयानी का कहकर गए हैं, अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना, और तुम्हें क्या पता कितना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने बिरयानी बनाई, मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि समीर का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं समीर के कमरे में दाखिल हुई, वे चीज़ों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वे फर्नीचर साफ कर रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रही हो। मैं कर देती हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना तो वे कहने लगा, नहीं आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि सारे काम भाई ने आपके सर पर डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करें कि मुझे बता दिया करें, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वे बड़ी उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुना करो। मैं उसे एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन उसमें तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। कहने लगा, यहाँ बैठो आप, बहुत कर ली आपने काम, अब आप कुछ नहीं करोगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, समीर ये क्या हरकत है, मेरा हाथ छोड़ो। शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ चाय के साथ क्या खाओगे, तुम्हारे लिए कुछ चिप्स तल दूँ। कहने लगा, कुछ नहीं खाना मुझे, आप मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाइए। बस मुझे बताइए कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फ़िक्र छोड़ दो। ये कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई। उसके लिए चाय बनाने और चिप्स तले, फिर उसको चाय दी। चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तारीफ़ कर रहा था। फिर एक दिन वे हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन अमन को मेरी कोई परवाह न थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बचा खाना खाना पड़ता है और घर में आकर मैं बाज़ार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उसके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था।
गले में भी बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने की बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में भी बेसुध लेटी हुई थी जब कमरे पर दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुला। समीर सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा था। वे अपनी स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया। भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सुनकर वे परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी? वे कहने लगा, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम अमन को फ़ोन कर दो, उसे कह दो ये जल्दी घर पर आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वे सुनकर मैं एकदम बेड पर उठकर बैठी थी। अपने बुखार को भूलकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई, देखने की आवाज़ किसकी है। किचन से आ रही थी। अब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। उसके कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट से रस्सी पर टंगी तौलिया को उतारा और फटाफट से समीर की शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी, लेकिन उस वक्त तक उसका पेट और बाजू जल चुका था। वे चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या करने गए थे किचन में? कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वे तड़पते जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से अमन को फ़ोन किया। समीर तो यूं तड़प रहा था कि जैसे उसे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। उसके पेट और बाजू जल गए था। वे तड़पते जा रहा था। अमन को जब पता चला तो वे भी थोड़ी देर बाद घर आए थे। समीर का पेट और बाजू काफ़ी हद तक जल चुका था और वे रो रहा था। अमन उसे डॉक्टर के पास ले गए। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी कि जब मुझे अमन का फ़ोन आया। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया कि समीर कैसा है। वे कहने लगे, इसका पेट और बाजू इतना जख्मी हुआ है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसका ख्याल रखा करो। ये कहकर अमन रोने लगा। कहने लगा, मुझे बहुत फ़िक्र रहती है इसकी, इसे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। वे बुरी तरह से चिल्लाए जा रहा है। मैंने कहा, मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम कि वे कब किचन में चला गया। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। अमन कहने लगा कि मैं अस्पताल में ही रहूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक समीर को राहत मिल जाएगी, वे ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा। मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़ के रह गए। अमन ने कहा कि समीर हम लोगों के बीच नहीं रहा। ये सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा, अमन, नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? इसको बस ज़रा सी आग तो लगी थी, इससे कैसे कुछ हो सकता है? वे कैसे मर सकता है? मैं रोए जा रही थी। रो तो अमन भी रहे थे। कहने लगे, आग इसके दिल तक पहुंच चुकी थी। वे बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन इससे तकलीफ़ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरा भाई दर्द से तड़पता रहा था। मेरा हाथ पकड़े ही कहता रहा, भाई, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वे जा चुका था। ये सदमा दोनों मियाँ बीवी के लिए ही बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में समीर की भाभी भाभी पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं भागकर जब उसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट के रोने लगती। कभी मुझे लगता है कि वे हंस रहा है, कह रहा है, भाभी छोड़ो, सारे काम मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको गाने सुनाता हूँ।
चंद महीने बाद मैं उम्मीद से हुई थी। अमन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन ये पूरा वक्त भी मैंने समीर की यादों में रोते हुए ही गुजारा था। वे बहुत ही अच्छा इंसान था और मुझे बहुत एहसास कराता था। मैं खुद सोच रही थी काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती, पर जो किस्मत में होता है उसे कौन रोक सकता है। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ। अमन बहुत ठीक रहने लगे थे। अमन ने कहा, नाम तुम अपनी मर्जी का रखो। मैंने कहा मुझे इसका नाम समीर रखना है। मेरी बात सुनकर अमन की आंखें भी भर गई थी। मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा ऊपर वाले ने हमें दूसरा समीर दे दिया है। यही अब हमारे गमों को भरेगा और समीर की यादें पूरी करेगा। धन्यवाद।